इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है इंसानों की एक बहुत ही एडवांस सभ्यता को दिखाते हुए, जो कि दिन ब दिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इंसानों की सीमा अब सिर्फ पृथ्वी तक नहीं मौजूद थी, बल्कि उन्होंने तो गैलेक्सी के नए नए प्लैनेट्स को सर्च करना और वहां पर अपना जीवन बसाना स्टार्ट कर दिया था। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई थी कि वो खुद के आर्टिफिशियल प्लैनेट्स बना ले रहे थे। साथ ही साथ लाइट की स्पीड को भी हासिल करने वाला ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी उन्होंने क्रिएट कर लिया था। ये इंसानों की टेक्नोलॉजी के मामले में वो पीक होती है जो कि उन्होंने पिछले कई सालों से अचीव नहीं किया था। लेकिन अब सारी चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि सारे इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में विस्तारित होते जा रहे थे। अब हम स्टारशिप इंटरप्राइजेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी को देखते हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में अपनी स्पेसशिप लेकर घुमा करते थे। उनका काम होता है कि अलग अलग स्पीशीज को ढूंढना और प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना, ताकि पूरे गैलेक्सी के इकोसिस्टम के अंदर शांति बनी रहे। अब हमें स्टारशिप इंटरप्राइजेस का एक कैप्टन दिखाया जाता है, जिसका नाम जिम होता है। जिम तो अजीब तरीके की एक एलियन स्पीशीज के सामने कुछ समझौता कर रहा था, क्योंकि उन एलियंस की लड़ाई दूसरी सभ्यता वाले एलियन से हो रही होती है। तो जिम यहाँ पर उनके बीच समझौता करने आया होता है। हालांकि वो एलियंस जिम की बात नहीं मानते, इसलिए जिम ने एक बॉक्स ओपन करके एक बहुत ही खतरनाक हथियार उन्हें देने का वादा किया। जिम को लग रहा था कि इससे वो सारे एलियंस मान जाएंगे और एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही मोमेंट में वो सारे एलियंस काफी गुस्सा हो जाते हैं और जिम के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिम कैसे भी करके अपनी जान बचा रहा था और अपनी स्पेसशिप से कांटेक्ट करता है स्पोक नाम के आदमी से। हालात बिगड़ जाते इससे पहले स्पोक जिम को अपनी स्पेसशिप में टेलीपोर्ट करा लेता है, जिससे कि जिम वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधा अपने स्पेसशिप में चला गया था। यानी कि उसकी जान बच गई, नहीं तो वो सारे एलियंस उसे पकड़ पकड़ कर मार देते। जिम ने तो स्पोक और स्टारशिप के बाकी मेंबर्स को बता दिया था कि वो एलियन स्पीशीज समझौते के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब जिम ने उस छोटे हथियार को स्पोक को दे दिया होता है और उसे संभाल कर रखने के लिए कहा होता है। उस स्पेसशिप के एक कमांडर होते हैं जिनका नाम जेम्स था। वो नॉर्मल तरीके से बता रहे होते हैं कि हमारी स्टारशिप इसी तरीके के काम किया करती। हम दूर कहीं ब्रह्मांड में निकल जाते और वहां पर हो रहे अनस्टेबिलिटी को सॉल्व करने की कोशिश करते। यही काम था स्टारशिप इंटरप्राइजेस का। लेकिन फिलहाल के लिए उनके स्पेसशिप में रिसोर्सेस कम होने के कारण वो अपने आर्टिफिशियल प्लैनेट, जिसका नाम यॉर्क टाउन था, उसके अंदर बड़ी शान के साथ इंटर हो रहे थे। दरअसल स्टारशिप इंटरप्राइजेस ये सारे हेडक्वार्टर किसी प्लैनेट पर भी बना सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी सभ्यता को अपने प्लैनेट की कुर्बानी देनी पड़े। और तो और वो गैलेक्सी में दबदबा भी बनाना चाहते थे कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से खुद का प्लैनेट भी बना सकते हैं। इसीलिए अब कैप्टन जिम की स्टारशिप तुरंत ही उस बड़े से हेडक्वार्टर के अंदर चली जाती है। वो पूरा प्लैनेट इंसानों द्वारा बनाया गया था और उसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती है। उस आर्टिफिशियल प्लैनेट के अंदर तो सिर्फ स्टारशिप के एम्प्लॉइज को ही आने की अनुमति थी। अब हमें उस जगह के चारों तरफ दिखाया गया जहाँ काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। ये उन्हीं सारे स्टारशिप के एम्प्लॉइज की फैमिलीज थे, जो इस जगह पर बड़े आराम से रह रहे होते हैं। अब उस प्लैनेट पर आने के बाद स्पोक को पता चला कि उसके फादर की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया, क्योंकि एक तो पहले ही उसकी सभ्यता वाले काफी कम बचे हुए हैं, क्योंकि स्पोक एक वोल्कन प्रजाति से बिलोंग करता था और उसके प्लैनेट तो कुछ समय पहले दुश्मनों ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिससे कि स्पोक जैसे लोगों की प्रजातियों की संख्या काफी कम होती जा रही थी। स्पोक तो उहुरा नाम की एक लड़की से प्यार भी करता था, लेकिन वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब यहाँ कैप्टन जिम अपना सारा मिशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ के एक हेड के पास चली जाती है, जो उससे लगातार कह रही थी कि तुम इसी तरीके से काम करते रहो, जिससे कि तुम्हें कम समय में कमांडर बना दिया जाएगा। जिम इस बात से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जिम उस हेड से एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी कमांडर बनने के बाद मेरी कैप्टन की पोजीशन स्पोक को दे दी जाए, क्योंकि वो पूरी तरीके से कैप्टन बनना डिजर्व करता है। अब यहाँ पर सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन तभी उनके आर्टिफिशियल प्लैनेट के एनवायरनमेंट में एक स्पेसशिप गिरती हुई दिखाई जाती है। ये स्पेसशिप पूरी तरीके से अनऑथराइज्ड थी और इसे परमिशन बिल्कुल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगी। उस प्लैनेट के जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं वो तो उस स्पेसशिप को देखने चले गए और उसे पकड़कर कस्टडी में ले लिया। जांच करने पर उसके अंदर उन्हें एक एलियन मिलती है जिसका नाम कलारा था। कलारा से लगातार पूछताछ किए जाने लगी कि आखिर वो कहां से आई है और उसका मकसद क्या है। वो एलियन कलारा काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो कह रही होती है कि हमारे ऊपर हमला हुआ। वो अपने साथियों के साथ जा रही थी पर उनसे बिछड़ गई और वो सारे लोग नेबुला प्लैनेट पर जाकर गिर गए। अब स्टारशिप इंटरप्राइजेस वाले कलारा की इस बातों को समझते हैं और उन्हें लगने लगा था कि शायद कलारा और उसके साथियों की मदद की जरूरत है। इसीलिए अब यहाँ जिम और उसकी पूरी टीम को भेज दिया जाता है नेबुला प्लैनेट के ऊपर, जिससे कि वो कलारा
और उसके सारे दोस्तों को बचा कर लेकर आ जाए। उनकी स्पेसशिप तो लगातार लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए नेबुला प्लैनेट की तरफ पहुंच भी जाती है, लेकिन जिम को क्या पता था कि वो सभी लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं। यहाँ नेबुला प्लैनेट तक पहुंचने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट उसके सामने आ चुके थे, जो कि लगातार स्टारशिप के ऊपर हमला करने लगे। यह हमला इतना तेज होता है कि उन्हें कंट्रोल करने का चांस ही नहीं मिलता और स्टारशिप धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। दरअसल वो सारे जितने भी एलियंस मौजूद थे उनका एक लीडर था जिसका नाम क्रॉल होता है, और क्रॉल अपने साथियों के साथ उसी हथियार के छोटे हिस्से को लेने आया था जिससे कि जिम कुछ समय पहले एक एलियन सभ्यता को सौंप रहा होता है। क्रॉल अपने सारे एलियन साथियों के साथ स्पेसशिप के अंदर घुसने लगा और वहां पर मौजूद सारे एम्प्लॉइज को मार रहा होता है। जिम और उसके सारे साथी कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि हर एक सेकंड उनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वो बचने के लिए जहां भी जाते छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट उनके ऊपर आ ही जाते, जो कि इतना डैमेज देते हैं कि अब स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम्स काम करना ही बंद कर दे रहे थे। इसीलिए अब जिम ने सेफ्टी के लिए अपने सारे क्रू को नेबुला प्लैनेट पर लैंड करने के लिए कहा, क्योंकि आसपास कोई और प्लैनेट नहीं दिखाई दे रहा होता और यही उनके लिए सेफ जगह होती है। स्पोक, डॉक्टर और बाकी सारे क्रू मेंबर्स उन एलियन से फाइट करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो बिल्कुल भी सह नहीं पाते। वो सभी लोग जल्द से जल्द स्टारशिप को नेबुला प्लैनेट की तरफ मोड़ लेते हैं और उसके एनवायरनमेंट में घुसने लगते हैं, पर स्पेसक्राफ्ट वहां पर भी उनका पीछा करते हुए आ चुके थे। बहुत सारे एम्प्लॉइज और जिम भी अपने साथियों के साथ पैराशूट की मदद से उतर तो जाता है, लेकिन उनकी स्टारशिप नीचे गिरकर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उसे क्राउल के एलियंस ने किडनैप कर लिया था और वो उन सभी को अपना बंदी बनाकर एक जगह पर रखते जा रहे थे। जिम और केन नाम का एक एम्प्लॉय तो पैराशूट की मदद से फॉरेस्ट में उतर जाते हैं। उनके साथ कलारा भी मौजूद थी, इसीलिए जिम ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया और उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार इन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला। तब जाकर कलारा बताती है कि ये सारा काम मेरा है, क्योंकि क्राउल ने मुझे मजबूर किया था और उसने मेरे सारे साथियों को किडनैप करके रखा हुआ है। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि स्टारशिप वालों को इस प्लेनेट पर लेकर आओ, तो मैंने नॉर्मली ये सारे काम कर दिए क्योंकि मैं मजबूर थी और अगर मैं नहीं करती तो सारे दोस्त मेरे मारे जाते। जिम को यहाँ पर पता चल गया था कि उनकी स्पेसशिप अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसके इतने सारे लोग मारे गए, तो फिर वो कलारा को अपना दुश्मन मानने लगा था। लेकिन उसे बाद में रियलाइज होता है कि कलारा भी अपने दोस्तों को ही बचाने के लिए ये कर रही थी, इसीलिए जिम ने कलारा को छोड़ दिया और केन के साथ अपने बाकी साथियों के पास जाने लगा। अब हमें उसी प्लेनेट की कहीं दूर वाली जगह पर स्पोक और डॉक्टर दिखाए जाते हैं जिन्होंने क्रैश लैंडिंग की थी। वो दोनों किसी भी तरीके से वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन स्पोक की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसके बॉडी में कुछ नुकीला घुस गया था जिससे कि स्पोक को ब्लीडिंग भी हो रही थी। डॉक्टर स्पोक की पूरी मदद करता है वहां से बाहर निकलने के लिए और फिर उनके पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो उनकी मदद से स्पोक के बॉडी में से वो नुकीले हथियार निकालता है और उसके बॉडी सील देता है। डॉक्टर को पता था कि एक जगह पर रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो लगातार स्पोक की मदद कर रहे थे वहां से चलने के लिए। स्पोक को इन सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे अपने साथियों की चिंता थी, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगा। अब हमें स्टारशिप का कमांडर स्कॉट दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ से नीचे गिर रहा था। वो किसी भी तरीके से बचता है और एक सेफ जगह पर जाने लगता है, लेकिन स्कॉट को देखते ही देखते कई सारे एलियंस ने घेर लिया था। वो तो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं बाकी लोगों के पास, लेकिन उस जगह पर अगले मोमेंट में जेला नाम की एक दूसरी एलियन आ जाती है। लेकिन जेला ने यहाँ पर स्कॉट की मदद करते हुए उन बाकी एलियंस को डराकर भगा दिया था। उसके पास काफी अच्छी फाइटिंग टेक्निक होती है जिससे कि वो सारे एलियंस को मारने लग गई। उनके जाने के बाद जब जेला स्कॉट के कपड़े पर लगे हुए बैच को देखती है तो वो उससे पूछने लगी कि ये तुम्हें कहां से मिला। तब जाकर स्कॉट रियलिटी बताता है कि मैं स्टारशिप इंटरप्राइजेस में एक इंजीनियर हूं और कमांडर का भी काम करता हूं। इस बात से जेला काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि एक समय पर वो भी स्टारशिप इंटरप्राइजेस में काम किया करती थी। जेला फिलहाल के लिए स्कॉट को अपने साथ लेकर एक सेफ जगह पर आ गई जो कि एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप होती है। ये स्पेसशिप जंगलों के बीचों बीच छुपी हुई थी जिसे कोई नहीं देख सकता था। और अब जेला यहाँ पर स्कॉट के साथ एक डील करती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में मदद करूंगी, इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी है कि इस स्पेसशिप को पूरी तरीके से ठीक कर दो जिससे कि मैं इस प्लेनेट से कहीं दूर जा सकूं। स्कॉट सोचने लगा कि ये भी उनके ही इंटरप्राइजेस का स्पेसशिप है, लेकिन ये इस जगह पर कैसे आया और इसे कितने टाइम हो गए हैं ये उन्हें नहीं पता होता। ताल के लिए स्कॉट जेला के साथ चला जाता है अपने साथियों को ढूंढने के लिए। अब हमें यहाँ स्पोक और डॉक्टर को दिखाया जा रहा था जो कि लगातार आगे बढ़ते हुए एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, लेकिन अब स्पोक का इलाज करना पड़ेगा नहीं तो उसकी हालत खराब होती जाएगी और ऐसा भी हो सकता था कि स्पोक को अपनी जान गंवानी पड़े।
अब हमें क्राउल के बहुत सारे एलियन साथियों को दिखाया जाता है जिन्होंने जिम के सारे मेंबर्स को किडनैप करके अपने एक बेस पर छुपा कर रखा था। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटीज होती हैं। रात होने पर तो उहुरा और सुलो ट्राई करते हैं वहां से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहां के एक सिस्टम में पता चला कि क्राउल के लोगों ने यॉर्क टाउन और उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है। इसीलिए उहुरा और सुलो ने सोचा कि वो अपनी यॉर्क टाउन में एक सिक्योरिटी मैसेज भेजे जो कि रेस्क्यू मिशन होगा और वो उन्हें बचाने जरूर आएंगे। वो जल्द से जल्द मैसेज तो सेंड कर देते हैं, लेकिन तभी क्राउल के कई सारे एलियन साथी उन सभी को घेर लेते हैं। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। जुर्म करते दौरान उन सभी को बुरी तरीके से पकड़कर टॉर्चर किया जाने लगा। वहीं अब हम जीन और केन को फॉरेस्ट में देखते हैं जिन्हें की कलारा गाइड कर रही थी उनकी क्रैश हुए स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए। यानी कि कलारा कहीं न कहीं जिम की मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। लगातार ट्रेवल करते हुए वो अपने स्टारशिप के ऊपर पहुंच गए होते हैं जिसके सिस्टम्स खराब हो चुके थे। वहां के सारे नेविगेशन से लेकर मैसेज सेंड करने वाले सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि जिम स्पेसशिप का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिम और केन को इतना तो पता चल गया था कि क्राउल जरूर उस छोटे से हथियार के पीछे है जिससे कि जिम ने कहीं छुपा कर रखा है। जिम जवाब देता है कि मैंने वो हथियार इसी स्पेसशिप के ऊपर कहीं छुपा कर रखा था, शायद वो इसी फ्लोर के नीचे हो सकता है। कलारा ने जैसे ही ये सारी चीजें सुनी वो तुरंत ही जिम पर हमला कर देती है। यानी कि इससे ये पता चल रहा था कि कलारा ने जो भी कहा होता है वो पूरी तरीके से झूठ था और वो क्राउल के लिए ही काम करती थी। लेकिन यहाँ जिम ने भी एक चाल चली थी। उसने ये झूठ कहा था कि इस जगह पर वही हथियार का छोटा सा पार्ट मौजूद है। दरअसल वो रियलिटी चेक करना चाहता था कि कलारा सही बोल रही है कि नहीं, और अब सच्चाई उन दोनों के सामने तो आ ही चुकी थी। जिम और केन तुरंत ही कलारा के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन क्लारा ने तुरंत ही अपने सारे सिपाहियों को बुला लिया जो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जिम और केन तो जल्द से जल्द उस जगह से अपनी जान बचाकर भागते हैं और अपनी खराब हुई स्पेसशिप के अंदर एक बड़ा सा डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे कि वो सोच रहे थे कि शायद कलारा को जान से मार दिया जाए। हालांकि वो दोनों कैसे भी बचकर फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर अचानक बेहोश करने वाली गैसेस की वजह से वो वहीं पर फंस गए थे। अब ये जाल किसने बनाया था ये तो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। वहीं अब हमें क्राउल के बहुत सारे सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि उहुरा और सुलो को जुर्म करने के कारण उसके सामने लेकर जा रहे थे। क्राउल कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता वो हमारी पूरी सभ्यता खत्म होने से, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो पूरे स्टारशिप ऑर्गेनाइजेशन और यॉर्क टाउन को खत्म कर दूं। क्राउल तो उहुरा और सुलो को बताता है कि तुमने जो मैसेज यॉर्क टाउन पर भेजा था उसे मेरे सोल्जर्स ने बदल दिया है और ये लिखा है कि हम यहाँ पर एकदम सुरक्षित हैं, किसी को भी रेस्क्यू मिशन भेजने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि अब इस नेबुला प्लेनेट का पूरा इकोसिस्टम क्राउल के हाथ में है। क्राउल कह रहा था कि तुम सभी मुझे उस छोटे से हथियार के बारे में बताओ जिससे कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। हालांकि उहुरा और सुलो को भी नहीं पता होता कि वो हथियार कहाँ पर है। इसीलिए अब क्राउल उन दोनों को डराने के लिए उन दोनों के साथ काम करने वाले 2 मेंबर्स की पावर्स अपने बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, और यही सारी चीजों की वजह से क्राउल इमॉर्टल बनता जा रहा था। उसकी शक्तियां पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने दुश्मन को सिर्फ मारता नहीं था बल्कि उसके अंदर की सारी एनर्जी अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेता था। उहुरा और सुलो को बहुत ही बुरी तरीके से वापस बंदी बना लिया जाता है। अब हमें यहाँ स्कॉट दिखाया जाता है जो कि जेला के साथ उसकी स्पेसशिप को ठीक करने में मदद कर रहा था। वो दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं मेंटेनेंस करने के लिए, लेकिन तभी जेला बहुत ही लाउड म्यूजिक बजाने लग जाती है। स्कॉट कहने लगा कि ये म्यूजिक बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है और मैं काम भी नहीं कर पा रहा। लेकिन जेला कहती है कि ये स्पेसशिप मेरा है और यहाँ की कमांडर मैं हूँ, तुम नहीं, तो मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। थोड़ी ही देर में अचानक एक अलार्म बजने लगता है जिससे कि स्कॉट देखने चला गया था। तभी जेला कहती है कि शायद मेरे बनाए गए जाल में कोई न कोई तो फंसा हुआ है। वो दोनों जब फॉरेस्ट में आते हैं तो उनके सामने और कोई नहीं बल्कि जिम और केन मौजूद थे जो जेला के जाल में बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। स्कॉट तो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और जेला को बताता है कि ये दोनों मेरे साथी हैं। जेला भी अब उन दोनों को जेली टाइप सब्सटेंस में से आजाद कर देती है। स्कॉट ने बताया कि जिम मेरा कैप्टन है और केन उनका बहादुर सिपाही, इसीलिए अब स्कॉट और जेला उन दोनों को लेकर स्पेसशिप के अंदर चले गए थे। जिम जब स्पेसशिप को एक्सप्लोर करता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसे बाद में पता चला कि ये तो हमारे ही इंटरप्राइजेस का एक स्पेसशिप है जो उन पहले स्पेसशिप में से था जो गैलेक्सी का एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। इस स्पेसशिप का नाम स्टारशिप फ्रैंकलिन होता है, जिसे कि कमांडर एडी कई साल पहले लीड किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद इसी स्पेसशिप का नामो निशान मिट गया और सभी को लगने लगा कि किसी दुर्घटना के कारण ये सारे मेंबर्स मारे गए, जिसके बाद इस स्पेसशिप को ढूंढने का कोई ट्राई भी नहीं किया गया। स्कॉट अपने अंदाजे से कह रहा था कि शायद स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम्स खराब हो चुके होंगे, जिससे कि वहां की कमांडर ने सोचा कि नेबुला प्लेनेट उनके लिए अच्छा होगा, इसीलिए वो स्टे करने के लिए लग गए। पर शायद यहाँ पर कुछ ऐसे एलियंस हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला करके खत्म कर दिया। लेकिन
लेकिन अब जेला कैसे भी करके इस प्लेनेट से निकलना चाहती थी स्पेसशिप का यूज करके। जिम यहाँ पर जेला से पूछने लगता है कि आखिरकार इतने साल से ये स्पेसशिप यहाँ पर पड़ा है तो किसी को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तब जेला उन सभी को स्पेसशिप के एकदम टॉप पर लेकर जाती है और फिर बाद में आइडिया लगता है कि जेला ने अपनी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरे स्पेसशिप को ही इनविजिबल बना दिया था, जिससे कि आज तक कोई भी उस स्पेसशिप को देख ही नहीं पाया है। और ये हेला का अड्डा था जहाँ पर वो अपना दिन गुजारती थी और यहाँ से निकलने की प्लानिंग करती थी। जिम और केन ने भी जब उस पूरे स्पेसशिप को देखा तब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये स्पेसशिप बन सकती है और सिर्फ इससे कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है। वो भी अब जेला की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर तभी उनके सिस्टम में किसी मेंबर का सिग्नल मिलता है। ये और किसी का नहीं बल्कि डॉक्टर का ही था, जो कि स्पोक के साथ उस पहाड़ी वाले इलाके में मौजूद होते हैं। उनका मैसेज मिलने के बाद जिम और बाकी दोस्त काफी खुश होते हैं कि वो दोनों जिंदा हैं और अब वो दोनों भी फॉलो अप करने लगे थे उन सारे सिग्नल्स को। लेकिन डॉक्टर और स्पोक को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनके सिग्नल्स क्राउल के लोगों को भी मिलते जा रहे हैं। इसीलिए अब लोकेशन पता चलने के बाद सारे के सारे क्राउल के सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए आ गए। स्पोक और डॉक्टर को पता चल चुका था कि वो इतने सैनिकों से लड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो बहादुरों की तरह खड़े हो जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। सारे सैनिक जैसे ही पास में आ रहे थे तभी अचानक उन दोनों को टेलीपोर्ट कर लिया गया था जिम के स्पेसशिप के ऊपर, यानी कि उन दोनों की जान बाल बाल बचती है, नहीं तो सारे सैनिक उन्हें खत्म कर देते। स्पोक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए डॉक्टर ने सारी बातें जिम को बताई, जिससे कि स्पेसशिप में मौजूद जितने भी इक्विपमेंट थे उसकी मदद से स्पोक का इलाज किया जाने लगा। स्पोक को फिलहाल के लिए आराम की जरूरत होती है, इसीलिए उसे कस्टडी में रखा गया ताकि कोई भी उसे चोट न पहुंचा सके। अब यहाँ क्रॉल के आदमी उसके पास आकर बता रहे होते हैं कि वो छोटा सा हथियार जिसे कि डार्क स्टोन कहा जाता था वो इसी प्लेनेट पर मौजूद है और किसी फेडरेशन के मेंबर के पास है। क्रॉल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और तुरंत ही उन सारे कैद हुए मेंबर्स के पास जाकर पूछने लगा कि आखिरकार वो डार्क स्टोन कहां पर मौजूद है। क्रॉल तो सूलो को जान से मारने की धमकी देने लगा, इसीलिए अब मजबूरी में आकर वो मेंबर उस डार्क स्टोन को दे देती है जिसे कि जिम ने दिया था सुरक्षा करने के लिए। क्रॉल तुरंत ही डार्क स्टोन को लेकर अपने साथ स्पेसशिप में आ गया, क्योंकि उसे वो चीज मिल चुकी होती है जिसकी वो तब से तलाश कर रहा था। और अब यहाँ चारों तरफ तबाही होने वाली थी, क्योंकि क्रॉल के हाथों में डिस्ट्रक्शन वाला डिवाइस लग गया था। क्रॉल सबसे पहले उहुरा, उस मेंबर और सूलो को अपने स्पेसशिप में लेकर आता है डार्क स्टोन की पावर दिखाने के लिए। उसने सबसे पहले वही मेंबर को अंदर भेज दिया और डार्क स्टोन की एनर्जीज की मदद से उसे एक ही सेकंड के अंदर पूरा खत्म कर दिया। दरअसल क्रॉल उहुरा और सूलो को इसकी पावर्स दिखा रहा था कि ये कितनी तबाही मचा सकता है, और साथ ही साथ क्रॉल उन्हें इंफॉर्मेशन देता है कि इस डार्क स्टोन को कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये इतना खतरनाक बन गया कि जो इसके क्रिएटर्स थे वही इसकी पावर्स यूज नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से क्रिएटर्स ने इस डार्क स्टोन को कहीं गैलेक्सी की गहराइयों में फेंक दिया। क्रॉल ने खासकर ये इंफॉर्मेशन दी कि ये पूरा प्लेनेट उन्हीं क्रिएटर्स का हुआ करता था, लेकिन उस डार्क स्टोन की इन्वेंशन के कारण उसकी इतनी ज्यादा पावर्स वो कंट्रोल नहीं कर पाए और डार्क स्टोन से निकलने वाली वाइब्रेशंस के कारण सारी की सारी प्रजाति खत्म हो गई। तब से ही ये प्लेनेट एकदम बंजर पड़ा हुआ है। उसके बाद से ही क्राउल यहाँ पर आया और अपने सभी साथियों के साथ अपना घर बना लिया, लेकिन अब इतने समय बाद डार्क स्टोन क्राउल के पास है जिसका यूज करना उसे प्रॉपर तरीके से आता था। क्राउल का मेन गुस्सा होता है फेडरेशन के साथ और वो उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था जो कि हमें आगे पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ जेम्स, स्कॉट और उसके बाकी सभी साथियों को दिखाया जाता है जो कि स्टारशिप फ्रैंकलिन में मौजूद थे। यहाँ पर जिम अब प्लान बनाता है कि हमें किसी भी तरीके से हमला करना होगा अपने साथियों को बचाने के लिए, क्योंकि अब क्राउल के पास वो डार्क स्टोन मौजूद है तो वो किसी को भी जान से मार सकता है। सभी लोग इस बात से तैयार हो चुके थे सिवाय जेला के। जेला कह रही थी कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जो भी वहाँ पर गया है आज तक वापस नहीं आया। कुछ सालों पहले मेरे फादर ने वहाँ पर जाकर अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उन सभी एलियंस ने बुरी तरीके से मेरे फादर की जान ले ली। इसी वजह से जेला डर रही होती है वहाँ से जाने के लिए, पर स्कॉट ने उसे बहुत बार समझाया और उन्हें एक साथ काम करने के लिए कहा। तब जाकर जेला आखिरकार मान जाती है और वो सभी लोग आगे बढ़ने लगे थे उनकी स्पॉट की तरफ जहाँ पर उनके मेंबर्स को छुपाया गया था। दरअसल जिम ने उहुरा को एक लॉकेट दिया होता है जिसके ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद था। उसी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो पता लगा लेते हैं कि स्कॉट का बेस कहाँ पर मौजूद है। जल्द से जल्द वो अब अपनी सारी तैयारियां करने लगे वहाँ पर जाने के लिए। जिम पूरा प्लान कर लेता है कि कौन उन सैनिकों का ध्यान भटकाएगा और कौन मेंबर्स को बाहर निकालेगा।
वहीं दूसरी तरफ हमें क्राउल को दिखाया जाता है जो कि डार्क स्टोन की एनर्जी की मदद से ऑर्गेनाइजेशन को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहता था। सबसे पहले उसका टारगेट होता है यॉर्क टाउन का, जो कि एक आर्टिफिशियल प्लेनेट होता है, और वो डिस्ट्रॉय करने के बाद फेडरेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये बातें अभी तक जिम और उसके दोस्तों को बिल्कुल नहीं पता थी। जिम लकी होता है कि उसे स्टारशिप के अंदर एक बाइक मिल गई थी जिसके ऊपर बैठकर वो जेला के साथ लगातार आगे बढ़ने लगा। जिम को बाइक चलाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते उनकी बेस तक पहुंच जाता है। वहां जाते ही जिम उन सारे सैनिकों का ध्यान भटकाने लगा और जेला भी आगे बढ़ जाती है। स्पोक और बाकी सारे लोग तो अपने मेंबर्स को बचा रहे होते हैं और उन्हें वहां से बाहर निकालते हैं। जिम लगातार सैनिकों का ध्यान भटकाने में बिजी था, पर अब जेला के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सैनिक हमला करने लगता है। दरअसल ये वही सैनिक था जिसने की जेला के फादर की जान ली होती है और वो उसे भी अब जान से मारना चाहता था। यहाँ सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया गया था और अब फ्रैंकलिन स्पेसशिप के ऊपर सिग्नल भेज दिया जाता है कि उन्हें टेलीपोर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। जल्द से जल्द वहाँ मौजूद सारे के सारे मेंबर्स को टेलीपोर्ट कर लिया गया था फ्रैंकलिन स्पेसशिप के ऊपर, लेकिन अभी भी जिम और जेला बचे हुए थे। जेला तो उसी एलियन के साथ फाइट कर रही थी क्योंकि उसे अपने फादर की मौत का बदला जो लेना था। जिम अब बाइक चलाते हुए जेला को सिग्नल देता है कि वो यहाँ पर आए और हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे। जेला ने तुरंत ही उस एलियन को काफी ज्यादा मारा और उसे नीचे फेंक दिया, जिसके बाद जेला तुरंत ही जिम का हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों को टेलीपोर्ट कर लिया गया था स्पेसशिप के अंदर। यानी कि अब स्टारशिप मेंबर्स के सारे लोग एकदम से ठीक हैं। जिम भी इस बात से थोड़ा सा खुश हो जाता है, पर क्राउल किसी से फाइट करने नहीं चाहता था। वो तो तुरंत ही डार्क स्टोन लेकर अपनी बड़ी सी स्पेसशिप में बैठा और वहां से दूर जाने लगा ताकि वो यॉर्क टाउन में हमला करे। इस बात का पता अब जिम और उनके मेंबर्स को भी चल चुका था। उन्हें यह आइडिया होता है कि अगर क्राउल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा फेडरेशन को तो सारी चीजें कमजोर होने के कारण फेडरेशन वाले टूट जाएंगे, और शायद क्राउल यही चाहता था। इसीलिए अब जिम सभी लोगों को कहता है कि हमें ये फ्रैंकलिन स्पेसशिप उड़ानी ही पड़ेगी। यही हमारी आखिरी होप है क्योंकि इसके अलावा सारी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। हालांकि अभी भी स्पेसशिप की मरम्मत बाकी थी और इसके बूस्टर्स काम नहीं कर रहे थे क्योंकि इतने सालों से उसे यूज किया नहीं गया था। लेकिन सोलो जिम को एक आइडिया देता है कि अगर हम इस स्पेसशिप को पहाड़ों से नीचे गिरा दें और बूस्टर्स को बार बार प्रेशर डाले तो हम उसे चालू कर सकते थे। लेकिन अगर बूस्टर्स नहीं चले तो स्पेसशिप के साथ साथ अंदर मौजूद सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। कोई और रास्ता ना होने के कारण जिम और उसकी बाकी टीम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी पूरी टीम के साथ स्पेसशिप को पहाड़ से नीचे गिराने के प्रोसेस में लग गया था और अब देखते ही देखते स्पेसशिप लगातार चट्टानी वाले इलाके से नीचे गिरने लगी। एक समय पर उन्हें लग रहा था कि वो सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर के अंदर स्पेसशिप के बूस्टर्स काम करने लगे और उनकी स्पेसशिप तेजी से हवा में उड़ने लगती है। वो जल्द से जल्द अपने यॉर्क टाउन की तरफ बढ़ने लगे थे जहाँ पर क्राउल अपनी पूरी सेना के साथ बढ़ते जा रहा था। क्राउल की छोटी छोटी सेना इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो लगातार यॉर्क टाउन पर हमला करते जा रहे होते हैं। यॉर्क टाउन के पास खुद की शील्ड मौजूद थी, पर इतने सैनिकों के हमला करने के कारण वो टूटते जा रही थी। यॉर्क टाउन के कमांडर लगातार आदेश दे रहे होते हैं कि उन सभी को मारने के लिए, लेकिन वो मेंबर्स कह रहे होते हैं कि उनकी साइज इतनी ज्यादा छोटी है कि वो निशाना ही नहीं लगा पा रहे। जिम और उसके टीम मेंबर्स भी अपनी स्पेसशिप लेकर उस जगह पर पहुंच चुके थे, पर उनके हाथ में कुछ था नहीं। वो कंडीशन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी अचानक स्कॉट गुस्से में कह देता है कि ये सारे तो छोटे छोटे मधुमक्खियों जैसे हैं, हम इन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं। तभी जिम को उसकी बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी। स्पोक को भी एक आइडिया आता है, इसीलिए वो जिम के पास आ गया था और उसे कहता है कि अगर ये मधुमक्खियों की तरह हैं, तो इनका एक पैटर्न होगा जिस तरीके से ये उड़ते होंगे, और यही रीजन था कि ये सारे स्पेसशिप एक दूसरे से टकराते नहीं। इसीलिए हमें किसी भी तरीके से इन स्पेसशिप का रिदम तोड़ना होगा जिससे कि ये सभी एक दूसरे से टकरा कर खत्म हो जाएंगे। अब वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा डिस्टर्बेंस वो पैदा करें। तब स्कॉट को याद आता है जेला का वही म्यूजिक जिसे कि सुनकर वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाया करता था। उन्होंने तुरंत ही वो म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर दिया जो एक्चुअल में वर्क करता है, क्योंकि वो छोटी छोटी स्पेसशिप अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे से टकराने लगी थी, जिससे एक चेन रिएक्शन हो जाती है और वो पूरी तरीके से ब्लास्ट होते जा रहे थे। जिम ने ये सारी बातें फेडरेशन को भी बता दी, जो बहुत ही ज्यादा लाउड में वही सॉन्ग बजाने लग गए। जितने भी छोटे छोटे स्पेसशिप होते हैं वो शील्ड के पास ही आकर पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। यानी कि उनका ये प्लान काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था और अब ऑलमोस्ट सारे स्पेसशिप खत्म हो गए सिवाय क्राउल के, जिसके पास डार्क स्टोन मौजूद
मौजूद था। क्राउल तो अब उन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए फेडरेशन के अंदर घुस गया ताकि वो डार्क स्टोन की मदद से पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि क्राउल का चेहरा चेंज हो चुका होता है। जब फेडरेशन वाले उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे तब ये रियलाइज हुआ कि क्राउल कोई एलियन नहीं है, बल्कि वो तो फ्रैंकलिन स्पेसशिप का कमांडर एडी है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर एक एलियन जैसा बन गया और वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था। दरअसल एडी फेडरेशन से बहुत गुस्सा था क्योंकि उनका स्पेसशिप जब नेबुला प्लेनेट पर क्रैश हुआ था तो उन्हें बचाने के लिए कोई भी रेस्क्यू मिशन नहीं किया गया और उतने सालों से वहां पर जिंदा रहने के कारण एडी ने नेबुला प्लेनेट पर मौजूद इमॉर्टल सब्सटेंस को अपने बॉडी में डाल लिया, जिससे कि वो दूसरे इंसानों की एनर्जी अपने में ट्रांसफर कर सकता था। और अब एडी का एक ही मकसद होता है फेडरेशन को डिस्ट्रॉय करना और अपना बदला लेना। एडी तो अब लगातार उस डार्क स्टोन को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां डार्क स्टोन को रखने से वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा और उस चेन रिएक्शन की वजह से यॉर्कटाउन की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती थी। जिम ये होने से पहले जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाता है और एडी को समझाने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। भले ही तुम्हारे साथ नाइंसाफी की गई है लेकिन तुम इतने सारे मेंबर्स को कुर्बान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एडी तो किसी की बात नहीं मानना चाहता था। उसके हाथ में डार्क स्टोन होता है और अगर वो जरा सा भी डिस्ट्रॉय हुआ तो ये चेन रिएक्शन इतना बढ़ जाएगा कि गैलेक्सी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वेव निकलेगी। इस वेव से कई सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय भी हो सकते थे। स्पोक ये सारी चीजें देखता है, इसीलिए उसने उस जगह की ग्रेविटी को हटा दिया था, जिससे कि जिम और एडी हवा में उड़ने लगी और वो डार्क स्टोन भी उससे दूर चला जाता है। हालांकि जिम ने जल्द से जल्द डार्क स्टोन को पकड़ लिया था और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में एडी को दूर ढकेल देता है, जो कि प्लेनेट से अब काफी दूरी पर आ गया था। टेक्निकल स्टाफ ने बचाने के लिए एडी को अब अपने प्लेनेट से बाहर ही निकाल दिया होता है, जिससे कि एडी की पूरी बॉडी एकदम से खत्म हो चुकी थी। यानी कि जिम ने आखिरकार इतने बड़े डिस्ट्रक्शन को होने से बचा लिया। जिम की पूरी टीम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिम अब डार्क स्टोन को लेकर वापस अपने फेडरेशन में आ गया, जो कि डार्क स्टोन को एकदम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।